वर्धमान के एक प्राचीन और रहस्यमय राज्य में एक राजा और रानी 3 पुत्रों के साथ शासन करते थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब तीनों राजकुमार विवाह योग्य हो चुके थे। एक दिन दरबार में गूंजती हुई आवाज में राजा ने आदेश दिया, हर आत्मा इस धरती पर अधूरी होती है जब तक वह अपने भाग्य के साथी से न मिले। अब समय आ गया है कि तुम तीनों अपने जीवन साथी को खोजो। लेकिन यह खोज कोई साधारण नहीं थी। राजा ने कहा, तुम में से प्रत्येक एक तीर चलाएगा। जहां भी वह तीर गिरेगा वहीं तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी। यह नीति का खेल है और नीति से बड़ा कोई नहीं। तीनों राजकुमारों ने झुके हुए सिरों से पिता की आज्ञा स्वीकार की। आकाश की ओर खिंचे धनुष और तीनों तीर अपनी अपनी दिशा में छूट गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। बड़े पुत्र का तीर एक धनी व्यापारी के बाग में गिरा, जहां उसकी भव्य पुत्री ने तीर उठाया। मध्य पुत्र का तीर एक किसान के घर के बगीचे में गिरा, जहां एक सुंदर ग्रामीण कन्या ने तीर लौटाया। लेकिन सबसे छोटा राजकुमार, उसका तीर दूर, बहुत दूर उड़ गया, इतना दूर कि उसका निशान भी न दिखा। घंटों जंगल की धूल और पत्तों में भटकने के बाद एक रहस्यमय झील के किनारे पहुंचा वह। झील शांत थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उसमें छिपा हो। बीचों बीच खिले कमल के फूल पर बैठा था एक हरा सा मेंढक, और उसके मुंह में वही तीर। राजकुमार रुका, भय और विस्मय से भरा। उसने धीरे से कहा, कृपया, क्या आप मेरा तीर मुझे लौटाएंगे? मेंढक ने आंखें झपकाईं और फिर एक स्वर में बोला जो मानवीय था, जरूर दूंगा, पर एक शर्त पर। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राजकुमार की सांस रुक गई। नीति के इस कटु मजाक पर वह कुछ न कह सका, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध रखा हो, वह केवल सिर झुकाकर बोला, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, यदि यही मेरी नीति है। राजकुमार के मुंह से निकल चुके थे वे शब्द जो उसे नीति की डोर में बांध चुके थे। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, यदि यही मेरी नीति है। और उसी क्षण जैसे समय ने एक नई दिशा पकड़ ली। मेंढक शांत रहा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोई रहस्यमय चमक तैर रही थी। फिर वह धीमे धीमे झील के किनारे कूदते हुए आया और राजकुमार के पैरों के पास तीर छोड़ दिया। राजकुमार ने झुककर तीर उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया है। चलो, मेंढक ने कहा, राजमहल हमारा अगला पड़ाव है। राजकुमार को लगा जैसे वह किसी स्वप्न में चल रहा हो। एक राजकुमार और उसकी पत्नी, एक मेंढक। वह राजमहल की ओर लौट चला और मेंढक उसके पीछे पीछे धीरे धीरे उछलता रहा। राजमहल के दरबार में राजा अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े और मध्य पुत्र अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के साथ वहां पहले ही उपस्थित थे। गहनों से सजी, रेशमी वस्त्रों में लिपटी वे दरबार की शोभा बढ़ा रही थीं। और फिर प्रवेश हुआ सबसे छोटे पुत्र का, और उसके साथ था वह मेंढक। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर आंख अचंभे से देख रही थी, यह कैसा विवाह? राजा का चेहरा कठोर हो उठा। यह क्या है पुत्र? उन्होंने पूछा। तुम्हारी पत्नी। यह। राजकुमार ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, पिताजी, नीति ने मुझे इसी को सौंपा है, और अगर भाग्य ने मुझे यह भेजा है तो मैं इसका तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने वचन दिया है। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। यदि यह सच है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। उसी क्षण तीनों विवाहों की विधियां पूरी की गईं। भव्य संगीत, मंत्रोच्चारण और अग्नि के समक्ष वचन। 2 विवाह वैभव से भरपूर थे, और तीसरा अपने आप में एक रहस्य, एक कहानी जिसे भविष्य ही उजागर करेगा। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार अब विवाह के बंधन में बंधे थे। महल में जीवन बहता रहा, उत्सव, प्रथाएं और शाही दायित्वों की गूंज। परंतु सबसे छोटे राजकुमार के हृदय में एक हल्की पीड़ा बनी रही, एक चिंता, एक संकोच जो उसे चैन से नहीं बैठने देता। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलवाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, मेरे प्यारे पुत्रों, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं अपनी बहुओं को देखूं। मैं चाहता हूं कि वे अपने हाथों से मेरे लिए एक एक पोशाक बनाए, सुंदर, उत्कृष्ट, योग्य एक राजा के। मैं जानना चाहता हूं किसकी पत्नी सबसे कुशल है। राजा के आदेश से बड़ा और मध्य पुत्र प्रसन्न हो उठे। उनकी पत्नियां सुंदर भी थीं और प्रशिक्षित भी, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार,
जैसे उसका रक्त ठंडा पड़ गया हो। वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर लौटा और वहां खिड़की के पास मेंढक बैठा उसे देख रहा था। क्या हुआ मेरे प्रिय? मेंढक ने शांत स्वर में पूछा। राजकुमार ने ठंडी सांस ली। पिता ने आदेश दिया है, हमारी पत्नियां उनके लिए एक पोशाक तैयार करेंगी। मैं क्या करूं? तुम तो। मेंढक हंस पड़ा। क्या केवल रेशमी हाथ ही सुंदर वस्त्र बना सकते हैं? राजकुमार चुप रहा। खाओ, विश्राम करो, मेंढक ने कहा। सुबह एक नया प्रकाश लेकर आएगी। वह रात राजकुमार ने पहली बार किसी उम्मीद के सहारे सोई, और जब वह नींद में खो गया, मेंढक दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर चांदनी में खड़ा हुआ, और फिर उसके शरीर की मेनकी झिल्ली फटने लगी। एक झिलमिलाता प्रकाश फैला, और उस रोशनी में वह रूप बदल गई। एक दिव्य स्त्री, नीले वस्त्रों में लिपटी, कमर तक झूलते केशों वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति प्रकट हुई। उसके हाथों में चमकदार धागे थे, और उसकी आंखों में एक शक्ति जो राजमहल की दीवारों तक कांपा सके। उसने ताली बजाई, मेरी दासिया, प्रस्तुत हो। एक एक कर अदृश्य सेविकाएं प्रकट होने लगीं, और पूरी रात वे स्वर्ण चांदी के धागों से एक शाही पोशाक बुनती रहीं, ऐसी जो देवताओं के लिए उपयुक्त हो। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई, राजकुमार की आंखें खुलीं, जैसे किसी स्वप्न से जागा हो। वह बिस्तर से उठा और देखा, उसके सामने मेज पर एक कपड़े में लिपटा कुछ रखा था। धीरे धीरे उसने वह कपड़ा हटाया। वह देखता ही रह गया। वह पोशाक, वह कोई साधारण वस्त्र नहीं था। वह जैसे किसी दिव्य लोक से बुना गया हो, चमचमाते स्वर्ण और चांदी के धागों से कढ़ा, रत्नों से जड़ा हुआ। उसमें एक रहस्यमय ज्योति थी, जैसे वह स्वयं जीवित हो। आश्चर्य और उल्लास से भरा राजकुमार उस पोशाक को लेकर सीधे दरबार की ओर भागा। वहां पहले से ही दोनों बड़े राजकुमार खड़े थे, अपने अपने बनाए गए वस्त्र हाथों में लिए, आत्मविश्वास से भरे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नियों पर गर्व था। पहले राजकुमार ने राजा के सामने अपना वस्त्र खोला। वह सुंदर था, परंतु कुछ साधारण। राजा ने उसे हाथ में लिया, फिर धीरे से कहा, यह तो सामान्य है, शायद किसी किसान की पोशाक से भी साधारण। दूसरे राजकुमार ने अपने कपड़े प्रस्तुत किए, रंग बिरंगे धागों का खेल, परंतु असंगत। राजा ने उसे देखा और मुस्कराए बिना कहा, यह बचकाना है, इसमें शाही गरिमा की कोई झलक नहीं। अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार की। वह धीरे से आगे बढ़ा और कपड़े को खोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो पोशाक उसके हाथों में थी, वह किसी राजा के सपनों से भी परे थी। उसमें सूर्य जैसा तेज था और चंद्रमा जैसी शांति। स्वर्ण और चांदी के धागे एक दूसरे में इस तरह लिपटे थे, मानो रात्रि और दिवस एक हो गए हों। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह वस्त्र नहीं, यह सम्मान है। यह मेरी सबसे योग्य बहू का प्रमाण है। दरबार में सब स्तब्ध थे, और दूर खड़ा राजकुमार अपने भीतर कोई गूंज महसूस कर रहा था, जैसे उसकी नियति ने पहली बार उसे गले लगाया हो। वस्त्रों की परीक्षा के बाद तीनों राजकुमार अपने कक्षों को लौटे, लेकिन लौटते समय दो बड़े भाइयों के मनों में जो पहले केवल घमंड था, अब वह ईर्ष्या में बदलने लगा। हमने उसका मजाक उड़ाया, बड़े भाई ने फुसफुसाया, लेकिन अब लगता है उसकी पत्नी साधारण नहीं है, उसमें कोई रहस्य है। मध्य भाई ने सिर हिलाया, हाँ, जरूर कोई जादू है, कोई छलावा। दिन बीते, और एक बार फिर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया। अब मैं देखना चाहता हूं, उन्होंने कहा, कि मेरी कौन सी बहू सबसे उत्तम रसोई बना सकती है। वह भोजन जो एक राजा के योग्य हो, स्वाद में दिव्य, परंपरा में गहराई लिए। यह सुनकर छोटे राजकुमार का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उसने अपने कक्ष में लौटते ही थके कदमों से दरवाजा बंद किया। मेंढक, जो पहले से ही सब समझ चुका था, उसके पास आया। अब क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा। राजकुमार ने करुणा से भरी आवाज में कहा, राजा चाहते हैं कि हमारी पत्नियां उन्हें खाना बनाकर खिलाए, सबके सामने। मैं क्या करूं? तुम। मेंढक मुस्कराया, हर बात का हल चिंता नहीं, विश्वास है। आज रात विश्राम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उसने उसकी आंखों को अपनी नरम टांगों से छुआ, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। फिर जैसे ही राजकुमार नींद में गया, मेंढक कक्ष से बाहर निकला। दूसरी ओर
दो बड़े राजकुमारों ने चालाकी शुरू कर दी। उन्होंने एक बूढ़ी रसोई बाई को बुलवाया, महल की पुरानी महाराजिन, जो अब भी शाही रसोई के रहस्यों को जानती थी। उनसे कहा, हमारी पत्नियों को विशेष व्यंजन बनाना सिखाओ। लेकिन जिज्ञासा के बीज पहले ही उनके भीतर बोए जा चुके थे। एक रात वे चुपचाप सबसे छोटे राजकुमार के कक्ष की खिड़की के पास गए, यह देखने की मेंढक क्या कर रहा है। भीतर देखा और पाया कि मेंढक केवल थोड़ी आटे की लोई जलती हुई आग में फेंक रहा है। हाँ हाँ, यह तो खाना बनाना भी नहीं जानता, उन्होंने हंसते हुए कहा। वे अपने कक्षों की ओर लौट गए, आश्वस्त कि सुबह वे जीतेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी परछाइयां अंधेरे में गुम हुईं, उसी क्षण मेंढक ने फिर से अपनी चमड़ी उतारी और एक बार फिर वह दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले वस्त्रों में लिपटी वह स्त्री अब देवी सी प्रतीत हो रही थी। उसने हाथ उठाए और गूंजती आवाज में कहा, मेरी दासिया, जागो, आज भोजन बनेगा, वैसा भोजन जो राजाओं के खून में स्मृति बनकर बस जाए। रात भर महल के आंगन में महक उठी, केसर, इलायची, बादाम और चंदन की सुगंध के साथ पकते हुए व्यंजन, जिनकी रेसिपी समय की धूल में खो चुकी थी। सवेरा हुआ और दरबार एक बार फिर सजाया गया। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और तीनों राजकुमार अपनी अपनी थालियों को ढककर ले आए। उन थालियों में थी उनकी पत्नियों द्वारा बनाई गई शाही भोज की प्रस्तुति। सबसे बड़ा पुत्र पहले आगे बढ़ा। उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी। राजा ने ढक्कन हटाया, धुआं निकला और उसके साथ जले हुए रोटियों की गंध। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने भोजन को हाथ में लिया, एक कौर तो क्या, गंध से ही उन्हें क्रोध आ गया। यह भोजन मनुष्यों का नहीं, उन्होंने कहा, इसे कुत्तों के लिए फेंक दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मध्य पुत्र की बारी आई। उसकी थाली खोली गई। स्थिति वही, जल चुका भोजन, अदप का चावल और गंध जैसे राख की। राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। तुम दोनों ने मेरे आदेश का अपमान किया है। अब सबसे छोटा राजकुमार धीरे धीरे अपनी थाली लेकर आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसके भीतर कोई शक्ति बोल रही हो। उसने थाली राजा के सामने रखी और जैसे ही ढक्कन उठा, सारा दरबार ठहर गया। सुगंध की ऐसी लहर उठी कि सबके मन झूम उठे। केसर की मिठास, मसालों की गर्माहट और चंदन जैसी शीतलता, सब एक साथ उस थाली से उठ रहे थे। राजा ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर वह उठ खड़े हुए और बोले, यह भोजन नहीं, यह कोई दिव्य प्रसाद है। ऐसा स्वाद मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। यह भोजन आत्मा तक पहुंचता है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। एक भव्य भोज का आयोजन उसी रात किया गया। लेकिन यह उत्सव वहीं नहीं रुका। राजा ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कौन सी बहू सबसे सुंदर है, सबसे मनोहारी और सबसे सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सकती है। उन्हें इस भोज में आमंत्रित किया जाए। यह सुनते ही सबसे छोटे राजकुमार का चेहरा फिर से उतर गया। उसके भीतर एक बार फिर वही डर कुलबुलाने लगा। एक मेंढक दरबार में नृत्य करेगा। भोजन के जादू के बाद अब दरबार में प्रतीक्षा थी अंतिम परीक्षा की, सौंदर्य और कला की परीक्षा। राजा ने आदेश दिया था, आज रात महाभोज में मेरी तीनों बहुएं नृत्य करेंगी। मैं स्वयं निर्णय लूंगा कौन है उनमें श्रेष्ठ। छोटा राजकुमार इस बात से बेचैन था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई डर भीतर से उसे जकड़ रहा हो। वह चुपचाप अपने कक्ष लौट आया। उसकी पत्नी मेंढक पहले ही सब समझ चुकी थी। क्या हुआ प्रिय, उसने पूछा। राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, राजा चाहते हैं कि हमारी पत्नियां दरबार में नृत्य करें। तुम कैसे? मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम न जाओ चिंता की ओर। भोज में अकेले चले जाना। जब आकाश में बिजली चमके, जब बादलों की गड़गड़ाहट हो, तब सबको कहना, मेरी पत्नी अपने रथ पर आ रही है, बाकी मैं संभाल लूंगी। राजकुमार ने वैसा ही किया। बड़े राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ रेशमी वस्त्रों और भारी गहनों में दरबार पहुंचे। सभी स्त्रियां मुस्कुराते हुए दरबार की शोभा बढ़ा रही थीं। सभी राजा की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा लिए खड़ी थीं। तभी आकाश गरजने लगा। महल की दीवारें कांपने लगीं। लोग भयभीत हो उठे। राजकुमार ने उठकर कहा, चिंता मत करें, यह मेरी पत्नी है, जो अपने रथ पर आ रही है। और तभी
महल के मुख्य द्वार पर रोशनी की लहर छा गई। एक रथ उतरा, उस पर बैठी थी वह देवी सी स्त्री, नीले वस्त्रों में लिपटी, आकाशी सितारों से जड़ा घाघरा, उसकी आंखों में चंद्रमासी चमक और चाल में ब्रह्मांड का संगीत। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। वह मंच पर पहुंची और नृत्य शुरू हुआ। धीरे धीरे, तालबद्ध गति से उसने अपनी देह को लहराया। उसके हर हाथ का इशारा, हर आंख की दृष्टि, जैसे कोई पुरातन कथा सुना रही हो। उसका नृत्य साधारण नहीं था, वह मंत्र था, अनुभव था, आराधना थी। राजा, रानी, दरबारियों, सबके नेत्र वहीं ठहरे हुए थे। जब उसके चरण भूमि से उठे, ऐसा लगा मानो पृथ्वी कुछ पल को थम गई हो। दोनों बड़ी बहुएं भी नृत्य के लिए उठीं, लेकिन उनके भारी गहनों ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही वे घूमी, उनके आभूषण टूटकर गिरने लगे और उनमें से कुछ सीधे राजा की गोद में जा गिरे। राजा का चेहरा तमतमा गया। अपमान, उन्होंने कहा, और यह सब दिखावा। केवल एक ही है जो मेरी सच्ची बहू कहलाने योग्य है। राजा ने छोटे राजकुमार और उसकी पत्नी को आगे बुलाया। तुम दोनों को मैं राज्य के उत्तराधिकारी घोषित करता हूं, और तुम्हारी पत्नी, वह साधारण नहीं, वह इस राज्य की आत्मा है, देवी है। भीड़ में सन्नाटा छा गया, और रात्रि के उस भोज में पहली बार सबने जाना, कभी कभी जो तुम्हें सबसे अजीब लगता है, वही होता है तुम्हारे भाग्य का सबसे पवित्र रूप।